इस क्वेश्चन में आपको बाइजेक्टिव शो करना है पहले, तो 1 1 ऑन टू हम शो करेंगे इसको। तो स्टार्टिंग में इस टाइप के फंक्शन में आप पुट करके भी देख सकते हैं क्या आएगा। जैसे अगर मैं 0 लेता हूँ, 0 से लेंगे, होल नंबर है। अगर मैं 0 लेता हूँ तो कहाँ पुट करूँ, नीचे, बिकॉज 0 को इवन कंसिडर किया जाता है। तो 0 लिखने से 1 आएगा, 1 लिखने से 0 आएगा, फिर 2 लिखने से 3 आएगा, 3 लिखने से 2 आएगा। तो अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे। इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखा था, जहां पर हमने देखा था कि यहाँ पर ये सेम आ गए थे, तो 1 to 1 नहीं हो पा रहा था। करेक्ट। लेट x1 x2 belong to domain, consider fx1 is equal to fx2। अब यहाँ पर क्या है कि fx1 में कौन सी वैल्यू लेनी है, fx2 में कौन सी वैल्यू लेनी है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो इसमें अगर आप ध्यान से सोचे तो केसेस बनेंगे, है ना। तो केसेस बनेंगे तो आप क्या केस बनाएंगे, इफ x1 x2 बोथ इवन। दूसरा केस x1 x2 बोथ ऑड, x1 even, x2 odd, and the last one is x1 odd, x2 even। ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केस 1 केस 2, नीचे नीचे आता जाएगा। मैं आपको पूरा एक ही बार में हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ कैसा दिखेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। x1 x2 दोनों इवन है, आपको fx1 इक्वल टू fx2 चाहिए, तो इवन के केस में n+1 आंसर रहता है। जब n पुट करेंगे तो n+1, हम पुट कर रहे हैं x1, तो कैसा दिखाई देगा, x1 + 1 और इधर x2 + 1। इक्वेशन छोटी सी थी, मैंने इसलिए इसको एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन करना चाहा। अगर दोनों ऑड लेंगे तो x1 - 1 इक्वल टू x2 - 1, तो ऐसा हो गया ये। अब इसमें देखिए ये वाले केसेस थोड़े ज्यादा अलग है। x1 इवन, तो इवन है तो नीचे है ये, x1 + 1 आएगा और दूसरे में x2 - 1, तो ये आ जाएगा x1 - x2 इज इक्वल टू -2। इट इज नॉट पॉसिबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज ऑड नंबर। लेफ्ट हैंड साइड ऑड क्यों है, क्योंकि इसमें एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, and when we subtract an even and odd number then output is a odd number, so this case is not possible, not possible। sometimes student confused हो जाते हैं इसमें, और वो सोचते हैं कि भाई इस वजह से तो 1 to 1 नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं केस इज नॉट पॉसिबल। नॉट 1 to 1 तो जब होता है जब हम x1 x2 दो ढूंढ लेते जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, है ना, डिफरेंट नंबर। सेम यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, x1 ऑड है तो x1 - 1 x2 + 1, सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एज लेफ्ट हैंड साइड इज ऑड। ओके, तो दिस इंप्लाइज बाकी दो केसेस तो पॉसिबल है, तो f इज 1 to 1, है ना। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, दैट इज fx1 इक्वल टू fx2 जब होगा तो x1 और x2 इक्वल होंगे, जैसा कि आपके फर्स्ट टू सिचुएशंस में देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारा फंक्शन 1 to 1 है। ओके, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू, लेट y belong to codomain, consider fx is equal to y। अब इसमें fx कौन सा लें, x + 1 या x - 1, इट्स डिपेंड। ओके, तो x पे केसेस बनाते हैं। इफ x इज इवन,
इफ एक्स इज ऑड, अगर एक्स इवन नंबर लेंगे तो वो हो जाएगा एक्स प्लस वन। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, वाई माइनस वन। तो क्वेश्चन है क्या ये बिलोंग कर रहा है, तो यहां से थोड़ा सा आइडिया लगे, क्योंकि माइनस वन है ना, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो माइनस वन होने से नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, ये सोचना है। तो x अगर इवन है तो y कैसा नंबर होगा, ऑड होगा। यहां से बात पता चलती है, फ्रॉम वन वन, इफ x इज इवन देन x प्लस वन इज ऑड। यहां से बात क्लियर हो रही है, क्योंकि इवन में एक नंबर ऐड करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो x प्लस वन किसके इक्वल है, y के, तो y इज ऑड। तो इसका मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू y माइनस वन है वो इसमें बिलोंग कर जाएगी, बिकॉज अगर ये ऑड नंबर है तो 1 3 5 ऐसा होगा, है ना, डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। तो वन में से वन माइनस किया तो जीरो। सिर्फ प्रॉब्लम ये देखो, ये पैराग्राफ लिखने का रीजन एक ही था कि अगर y जीरो हो जाता तो जीरो माइनस वन बिलोंग नहीं कर पाता, क्योंकि y डब्ल्यू में है, डब्ल्यू में जीरो हो सकता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन कह रहा है कि y जीरो नहीं हो सकता इस केस के अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग। यहां पर हम देखते हैं, इफ x इज ऑड, अगर x ऑड है तो fx की वैल्यू है x माइनस वन, x की वैल्यू है y प्लस। इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रीजनिंग की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज y इज ए होल नंबर, और होल नंबर के अंदर एक वन ऐड कर देंगे तो बिलोंग करेगा इसे। तो सिंस y बिलोंग टू w, therefore x is equal to y plus 1 also belong to w. So this says my function f is a onto function. बाइजेक्टिव बताना है तो बाइजेक्टिव बता दो, f is बाइजेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन है ओपन इंटरवल -1, और ये एक्सप्रेशन x डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड x। तो आपको इसको 1 1 और 1 2 चेक करना है, बाइजेक्टिव चेक करना है। तो 1 1 की जो स्टार्टिंग दो लाइन होती है वो मैंने लिख के रखी है। अब fx1 और fx2 के जो केसेस हैं वो कैसे आएंगे, तो fx1 fx2 में डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि मॉडुलस पे डिपेंड करता है ना। तो अगर x1 x2 दोनों पॉजिटिव है तो ये कैसा आएगा। अच्छा, इसको मैं कट करके एक और भी चेंज कर सकता हूँ, पहले इनकी वैल्यू लिख दूं, सपोज x1 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 मॉड। ओके, अब मॉड हटाने के लिए तो मुझे केसेस बनाने ही पड़ेंगे। तो इफ x1 x2 बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो हमारी जो मॉडुलस x की प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप इस तरीके से मॉडुलस हटा सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। तो x1 x2 कट रहा है, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो इस केस में तो x1 x2 इक्वल मिल रहा है। दूसरा केस, इफ x1 एंड x2 बोथ आर लेस देन 0, तो क्या होगा, तो लेस देन 0 लेंगे तो मॉड x क्या होता है, वो माइनस बन जाता है। बस यही दो प्रॉपर्टी होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फिर से वैसा ही हो जाएगा। एक टर्म कट गई तो x1 इक्वल टू x2। केस 3, अब हम एक को पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं और एक को नेगेटिव, करेक्ट। तो क्या होगा, आप एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए ताकि बार बार दिमाग में न सोचना पड़े कि क्या लिखना था। तो x1 पॉजिटिव है तो x1 डिवाइड बाई 1 प्लस x1, और x2 नेगेटिव है तो x2 डिवाइड बाई 1 माइनस x2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 और इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। ठीक है, तो इसमें आपके पास x1 और x2 एक तरफ हो जाएगा और 2x1 x2 एक तरफ हो जाएगा।
तो आप यहां पर देखिए कि ये एक्सप्रेशन इम्पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे? एज x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 नेगेटिव है। ध्यान से देखो इधर, जब यहां पे नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और RHS जो है वो कैसी है? RHS राइट हैंड साइड, यहां पर आपका ये नेगेटिव आ रहा है। करेक्ट? और या लेस देन इक्वल टू 0 लिख लें। तो दैट इज, इट इज पॉसिबल, इट इज, या तो इसको रिजेक्ट लिख दें या फिर इसको ऐसे लिखें, इट इज पॉसिबल ओनली इफ x1 x2 बोथ आर 0। अच्छा नहीं हो पाएगा, सॉरी, हाँ नहीं हो पाएगा। x ये वाला तो 0 नहीं हो सकता ना, मैंने यहां गलत लिखा है, आई एम सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो 0 हो सकता है, बट x2 नेगेटिव नंबर है, तो इसको प्लस करेंगे तो ये 0 आएगा नहीं, ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, प्रोडक्ट करेंगे तो एक साइड पॉजिटिव नंबर है, एक साइड नेगेटिव या 0 है, तो ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा आपका। सिमिलरली हम केस 4 करेंगे। इफ x1 is less than 0 and x2 is greater than 0, सेम टाइप की एक्सप्रेशन आएगी, x1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया x1 माइनस x, कोई भी किसी को किसी साइड ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस ऐसे कर लेते हैं, आपको प्लस अच्छा लगेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एज जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन 0 है और जो राइट हैंड साइड है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि x2 पॉजिटिव है और x1 नेगेटिव है और एक माइनस का साइन भी आगे लगा है, तो जब यहाँ माइनस का नंबर लिखेंगे तो प्लस आएगा इसको करके। ओके, तो वी कैन से whenever fx1 is equal to fx2 we have x1 equal to x2, मतलब जो दो केस एग्जिस्ट कर रहे हैं उस केस में, इट मीन्स माई फंक्शन इज 1 to 1 on to let y belong to codomain -1, 1 open interval, consider fx equal to y, तो fx की वैल्यू है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक x पे से मॉड नहीं हटेगा तब तक कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी नहीं। तो एक तो ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस, और एक ले लेते हैं x इज लेस देन 0 का केस। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमें निकालनी होती है x की वैल्यू, जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। तो क्या ये बिलोंग करेगा डोमेन में? डोमेन था रियल नंबर, तो ये कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो y है उसकी वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि y क्या है, -1, 1 ओपन इंटरवल में है। तो यहां पर प्रॉब्लम कब आती? जब डिवाइड में 0 आ जाता। ठीक है, तो वो तो हो नहीं रहा। इसी तरीके से हम सेकंड केस की भी कैलकुलेशन कर देंगे। x की वैल्यू आपके पास आ गई y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। तो क्या ये बिलोंग कर जाएगा? यस। क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज y की वैल्यू -1 नहीं है।
क्योंकि इसमें -1 में दिक्कत है। तो दोनों केसेस में आपको प्री इमेज मिल रही है y की, तो f इज ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव केस है। सपोज आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ वाला ही, और आप 1 to 1 में जैसे 4 केस बन रहे हैं, तो हम इसमें अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए तो थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख के यू कैन रिमूव लास्ट 2 केसेस। तो क्वेश्चन इज हाउ। इतना लिखा आपने, इसके बाद केस बनना शुरू हुआ, तो आप यहाँ पर केस बनाना भी छोड़ दीजिए। इस सेंटेंस को देख के आप नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए कि फ्रॉम दिस वी कैन इजिली कंक्लूड दैट ईदर x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। इसको देख के ये बात पता चलती है, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो एक तरफ प्लस का नंबर लिख दें, एक तरफ माइनस का, तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि फ्रॉम दिस इट कैन बी क्लियर दैट इट कैन बी इजीली सीन दैट ईदर x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से आपका केस 3 और 4 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप दो ही केस पे रिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे। समझ आया मैंने बोला क्या बोला? नहीं सर, Yes. इसको देख के ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। मान लो x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू -5 लिख दूं तो कभी इक्वल हो सकते हैं? अगर यहाँ 5 लिखूंगा तो ये प्लस में आएगा, यहाँ कोई माइनस का नंबर लिखूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो इक्वल कैसे हो जाएंगे? इम्पॉसिबल है फिर ये बात इक्वल हो जाए। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस वी कैन से ईदर x1 x2 बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो आप केस 1 और केस 2 करेंगे, केस 3 4 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि दोनों के साइन सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो क्या लिखा है, A related to B if and only if A is subset of B। तो इसने लिखने का स्टाइल आपका इस टाइप का बना दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो पहले लिखा करते थे हम कि R इज ए रिलेशन A कॉमा B, और रिलेटेड कब होंगे ये कंडीशन है। तो आप देख लो, इसको अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये और क्वेश्चनों में भी इस टाइप से कुछ हो सकता है जो लिखा हो। तो हम ऐसे भी लिखते हैं A कॉमा B बिलोंग टू R, जो लिखते हैं ना उसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये रिलेशन है, ये तो यहाँ लिखा ही जाएगा। नाउ वी वांट टू शो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हम तीन चीजें चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको देखना है कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ है या नहीं है। तो लेट ए बिलोंग टू, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पर ए सेट का नाम है और यहाँ पर ए एक पर्टिकुलर इस पी एक्स के मेंबर का नाम है, तो ए हटा देता हूं मैं, है ना। ये जैसे हम पहले ए लिखते थे ना, ए इज ए नेचुरल नंबर, वो लिख दिया था मैंने। तो पी एक्स सेट है आपका। तो सबसेट थ्योरी से हमें पता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर ए। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए, चॉइस इज योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक सबसेट में नहीं होता। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट हो, जरूरी नहीं है। तो उसके लिए एग्जांपल देखो क्या लेंगे। तो एक सेट तो ले लेंगे एम्प्टी सेट और एक सेट ले लेंगे एक्स। तो क्लियरली ए सबसेट है बी का और बी सबसेट नहीं है ए का, दैट इज ए रिलेटेड टू बी है
बट बी रिलेटेड टू ए नहीं है, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? सबसेट। तो ए इज रिलेटेड टू बी, सॉरी ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। तो सबसेट में अगर आप देखो ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट टू सी, इट मींस ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सर इस क्वेश्चन में मतलब हमसे पूछा है दैट इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सर तो जब हमें पता लग गया कि वो सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव सॉल्व करने से डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ, छोड़ सकते, यहाँ पर छोड़ सकते थे आप कि आर इज नॉट एन सिमेट्रिक रिलेशन, सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। बट मैंने इसलिए करा दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल दे, चेक द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो फिर बाकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें एक थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। एक थ्योरम होता है कि इफ यू हैव ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड a and b contain equal number of elements where a and b finite also, remember both are finite, कि a और b दोनों फाइनाइट सेट हैं और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। एक जैसे एलिमेंट है ये जरूरी नहीं है, जैसे a के अंदर 1 2 3 है, b के अंदर 5 6 7 है, चलेगा, दोनों में तीन तीन एलिमेंट है। तो इफ f is a function from a to b where a b finite and having equal number of elements, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, तीनों का एक ही आंसर है। कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फैक्टोरियल। तो अगर आप इसी के रेफरेंस में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ, मतलब उसने ए टू ए लिया हुआ है। कोई बात नहीं, ए टू ए लिया हुआ है तो हमें तो फाइनाइट और इक्वल नंबर होने से मतलब है। तो दोनों सेट्स में n एलिमेंट्स हैं तो इसका आंसर n फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। सर एक बार फिर से दिखाना वो पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें इक्वल फंक्शंस के बारे में पूछा है। दो फंक्शन मेंशन है, उनकी डोमेन को डोमेन मेंशन है, पूछ रहा है क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन है। तो इक्वल फंक्शन की मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? आपके पास दो फंक्शन है एफ जी, तो उनको इक्वल कब कहेंगे? जब उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1, डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी, दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होने चाहिए पहले तो, है ना। ये डोमेन ऑफ जी लिखा है, ये डोमेन ऑफ एफ। दूसरा पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन, मतलब जो डोमेन दे रखे हैं दोनों के, उसमें से कोई पॉइंट पिक करके अगर लिखें तो एफ और जी में दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। तो अब हमारे पास डोमेन में 4 नंबर है, तो चारों पॉइंट इसमें लिख के देखने हैं, एफ में और जी में। तो जो भी पॉइंट लिखेंगे दोनों से हमेशा सेम आंसर आना चाहिए। तो मैं इसको एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा देखना आसान हो जाएगा। तो एक टेबल सी बना देते हैं जिसमें इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। पहले हम लिखेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ -1 लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 + 1 दैट इज 2। पहले एफ में कर लेते हैं सारा, है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 1 2, तो 0 लिखेंगे तो 0 - 0, 1 लिखो इसमें, एफ में लिखना है, 2 लिखेंगे तो 4 - 2। अब जी की बारी। जी ये फंक्शन दिख रहा है,
क्या लिखना है पहला नंबर -1, तो x की जगह -1 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा और मॉडुलस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई करना है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, प्लस माइनस का ही खेल है। 1 लिखेंगे तो ठीक है, आप अपने आप कैलकुलेशन करके देखेंगे ना, देखने की जाए तो जल्दी होगी आपसे। 2 लिखेंगे तो 2 माइनस हाफ 3/2 -1, तो 3 - 1 2। तो आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज, सारे आउटपुट इक्वल आ रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज f एंड g आर इक्वल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एनी क्वेरी इन दिस? सर इसमें हमें सारे पार्ट्स मतलब सारे डोमेन को इक्वल करके दिखाना है दोनों के। डोमेन तो इक्वल दे ही रखा है दोनों का, आपको सर आउटपुट मतलब इक्वल रेंज दिखाना जो है। है। हाँ, रेंज इक्वल दिखानी है। तो यहाँ पर एक और बात दिखा सकते हैं आप, ऑल्सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ जी भी है, वो दिख रहा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, वो दे ही रखा था एक्चुअली, है ना। तो जितने भी डोमेन में पॉइंट्स हैं वो सारे पुट करके आपको चेक करने होंगे कि सबसे सेम आंसर आ रहा है। तो देखो 2 2 0 0 0 0 2 2। 16th क्वेश्चन थोड़ा सा ना वर्बली होने वाला है। 16th क्वेश्चन में ए नाम का एक सेट दे रखा है ये, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है देखिए, ये कहता है द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 to 13 which are reflexive symmetric but transitive ना हो। तो पहला रिलेशन ट्राई करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव वो कहता है कि होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिकॉज ए में 3 एलिमेंट है तो ये तीनों तो होने ही होने चाहिए। और उसने उसके साथ क्या मांगा है कि 1 2 होना चाहिए और 1 3 होना चाहिए, तो ये भी मैंडेटरी है। साथ साथ उसने बोला सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होना चाहिए तो क्योंकि 1 2 है, 2 1 आपको लेना ही पड़ेगा, 3 1 आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप यहां तक देखते हैं तो हमने उसकी 3 कंडीशन फुलफिल कर दी हैं। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, और 1 2 और 1 3 उसको लेना ही था, तो उसकी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आता है कि सेट इतना ही रहे, दूसरा इसके अंदर इंक्लूड कर दें और कुछ चीजें। तो एक ऑप्शन तो है कि यही, मैं अभी नहीं कह रहा कि ये रिलेशन है जो मांगा गया है, एक तो ये है, और देखो बहुत सारा लिखना पड़ेगा इसलिए मैं R1 लिख लेता हूँ। R1 का मतलब ये सारा यूनियन। अच्छा, एक क्रॉस में 9 एलिमेंट्स होंगे जिसमें से 7 आ चुके हैं, तो कौन कौन सा रह गया है? अगर आप देखें तो 1 2 3 रह गया। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि R1 के अंदर ही हम 2 3 ना बढ़ा के 3 2 बढ़ाते, सिर्फ एक बढ़ाते। और चौथा ऑप्शन क्या था, अगर आप सोचोगे तो दोनों बढ़ा दें। क्वेश्चन दोबारा सुन लें। उसने कहा था इस ए सेट में कितने रिलेशन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर 1 2 होना जरूरी है, 1 3 होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने ट्रांजिटिव पे बात नहीं करी है क्योंकि वही फाइनल डिसीजन देगा। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों एलिमेंट मैंडेटरी हैं, ये दोनों उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया। सिमेट्रिक के लिए ये दोनों डालने ही पड़ेंगे, तो मिनिमम सेट आपको ये लेना ही पड़ेगा। अब आर में जो एलिमेंट्स आते हैं, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो ए क्रॉस ए में से आते हैं। एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में 9 आएंगे, 7 इसमें है ही, तो या तो अब यही कंडीशन, यही फाइनल आंसर होगा, या एक एलिमेंट डाल के 8, दूसरा वाला एलिमेंट डाल के 8, या दोनों डाल के 9। नो फोर्थ चॉइस अवेलेबल। अब क्वेश्चन ये है ट्रांजिटिव कौन कौन सा है, क्योंकि हमने बाकी सारी कंडीशन फुलफिल करा दी, तो अब देखना है ट्रांजिटिव कौन सा है और कौन सा नहीं है।
क्वेश्चन के हिसाब से हमें वो रिलेशन चाहिए जो ट्रांजिटिव ना हो। तो अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो ये डायरेक्ट हट रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिक ही नहीं है अगर एक एलिमेंट आप डालोगे तो, है ना। और एक और बात, ये जो सेट है ये, दिस इज स्पेशल सेट, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस ए, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, और यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, जब यूनिवर्सल मैंने डेफिनेशन बताई थी टाइप ऑफ रिलेशंस में, उसी एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें नॉन ट्रांजिटिव चाहिए। अब ये है कि नहीं वो देखना है। अब देखो एमसीक्यू की अगर ऑप्शन की बात करें तो उसमें जीरो सेट तो है नहीं, तो एक ही होगा ऑप्शन, सी बात है। बट फिलहाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। देखो इसमें 1 2 है, 2 1 है, अच्छा ये तो बैठ जाएगा। अब इधर से यहाँ से देखो 2 1, ए बी इसको मान लो, एक ये 2 1 ले लो और एक 1 2 ले लो। नहीं ये नहीं बैठेगा, 2 1, ये 1 3 ले लो। तो ए बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये बी और ये सी, तो ए बी बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 2 3। तो ये R1 ऐसा रिलेशन है जिसमें ए बी बी सी बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए सी नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे कितने रिलेशन है जो गिवन कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही है जिसका ए ऑप्शन है और आंसर इज 1। ओके, तो एक रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, और जिसके अंदर 1 2 और 1 3 इन्वॉल्व है। नाउ यू कैन डिस्कस इफ यू रिक्वायर। सर R1 तो ट्रांजिटिव है। नहीं बेटा, R1 ट्रांजिटिव कैसे, देखो 2 1 है, 1 3 है, 2 3 नहीं है इसमें। 2 1 पर 1 सर 2 3, 1 के साथ 1 2 भी तो ले सकते हैं। हाँ तो ट्रांजिटिव के लिए तो सारे पॉसिबल पेयर्स होने चाहिए ना, जितने भी ए बी बी सी हैं उनका ए सी होना चाहिए। हम नॉट के बारे में सोच रहे हैं तो हम जो बिलोंग नहीं कर रहा वो एग्जांपल सर्च करेंगे, है ना। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17 16 के जैसा ही मिलता जुलता है, बट उसमें क्या क्या कंडीशन मांगी है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए और 1 2 को कंटेन करना चाहिए। तो एलिमेंट जितने कम देगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये चीजें मैंडेटरी हैं। 1 2 उसने बोला है कि वो तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें डालना ही पड़ेगा। तो अब हमारे पास कितने केसेस आ गए, मैं रिलेशन नहीं कह रहा अभी इसको कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, अभी बस एक मैंने सेट की सेंस में बात कर रहा हूँ। तो ये 5 एलिमेंट मिनिमम लेने पड़ेंगे, आप इनमें से कोई भी चीज हटा नहीं सकते, वरना डायरेक्ट आंसर जो है नॉट इक्विवेलेंस में चला जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि रिफ्लेक्सिव आसान होता है, उससे पता है हमें क्या क्या एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे, वो हमने किए। एक दे रखा था सिमेट्रिक बनाने के लिए, दूसरा लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये 5 तो मैंडेटरी है ही है। फिर से मेरा वही क्वेश्चन जो मैंने 16 में बोला था कि टोटल 9 होते हैं। अब इसके पास इसमें कौन कौन से और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, अदर पॉसिबिलिटी। तो R2 क्या डाल सकते हैं कि भाई R2 हो जाए कि R1 में जो है वो तो है ही है यूनियन। अब मैं एक नहीं डालूंगा, मैं सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 डालूंगा, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे नहीं तो, क्योंकि 4 एलिमेंट बाहर हैं अभी। तो अगर मैंने 1 3 डाला तो मुझे 3 1 लेना ही पड़ेगा फॉर सिमेट्रिक, क्योंकि ट्रांजिटिव कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ट्रांजिटिव को सेपरेट डिस्कस करेंगे। फिर R3 की पॉसिबिलिटी, R3 में क्या है कि यही वाला सेट लेके अगर मैंने 2 3 लिया तो 3 2 मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन सोच सकते हो कि अगर आप इन दो के अलावा कोई भी एलिमेंट बढ़ाने की सोचो तो चारों एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा R4 का कि R1 यूनियन, फिर आप सारे एलिमेंट डालोगे इसमें 1 3 3 1 2 3 3 2।
एक एलिमेंट तो डाल ही नहीं सकते, वैसे तो डाल सकते हैं सेट में, लेकिन हमें सिमेट्रिक चाहिए इसलिए नहीं डाल सकते। ओके, तो अब इसमें कैसे हम डिस्कस करें, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम R1 पे फोकस करेंगे। क्या R1 ट्रांजिटिव है? एक बार मैंने जब एक्सरसाइज Yes. 1.1 कर रहे थे तो बताया था कि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ना इन वालों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, तो इनको इग्नोर कर देना चाहिए फॉर द टाइमिंग। तो इसी में केसेस बनाओ ए बी बी सी के, तो ए बी बी सी 1 1 बनेगा, उल्टा करेंगे तो 2 2 बनेगा, दोनों अवेलेबल है। तो R1 इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, R2 में बात करेंगे तो थोड़ा अब R1 दिख नहीं रहा, आप यहां से देख लीजिए। देखो 2 1, प्लीज सी हियर, 2 1 1 3, तो क्या बनेगा इसी 2 3, जो कि नहीं है, तो R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा। सेम कंसेप्ट से R3 भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। जैसे कैसे बनेगा 1 2 2 3, आई एम रिपीटिंग 1 2 2 3, तो 1 3 बनेगा, 1 3 इसमें नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। और R4 इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये तो फुल सेट है, तो इसका आंसर आपके 2 सेट आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका है बी, जिसमें लिखा है 2 आंसर। तो देयर आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट A which contain 1, 2। ओके, इस बात से एक बात और पता चलती है कि अगर 1, 2 की जगह कोई भी एक और एलिमेंट दे देता, देखो इस टाइप से कई बार हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए और आपको लगेगा भी मुझे तो वही रटा था, इसमें केस कैसे बनाऊं। अगर एमसीक्यू में है तो इन 3 के अलावा जैसे बहुत सारे एलिमेंट है 1 2 2 1 3, कोई भी एक दे दे तो इक्विवेलेंस फिक्स है, 2 ही बनेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो आपने R1 में 1,3 क्यों नहीं लिया? R1 1,3 क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं है, तो ये मिनिमम 5 एलिमेंट का सेट है, फिर एक एक बढ़ा के अलग अलग सेट बनाएंगे और फिर सबको चेक करेंगे इक्विवेलेंस कौन कौन से बन पा रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 2 डालना ही कंपलसरी है, बस उसने बोला था। तो सिमेट्रिक की वजह से 2 1 लेना जरूरी होगा, बस 1 3 की कोई कंडीशन कंपलसरी नहीं है। अब 1 3 तो आएगा तो किसी 5 के अलावा आएगा छठा एलिमेंट, फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए 7वां भी आएगा। तो 3 3 कंपलसरी था, 3 3 कंपलसरी है, वरना वो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर ये क्वेश्चन में तो मतलब समझ नहीं आ रहा है, इसमें तो लिखा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमें मतलब कितने बन सकते हैं सर, तो इसमें तो हम सारे पेयर्स पॉसिबल पेयर्स बना के आंसर 1 भी तो लिख सकते हैं। कि इसने बोला कितने, तो 2 हो गए ना, एक ये ऊपर वाला हो गया, एक ये R4 हो गया, 2 आंसर आ रहे हैं ना जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसके अंदर 1 2 कंटेन कर रहा है। सर तो मतलब जैसे हमें इक्विवेलेंस के लिए कंडीशंस पता है सारी, तो हम ऐसे मतलब एक बार में ही सारे पेयर्स नहीं बना सकते R1 के अंदर मैं ही। समझ गया आपकी बात, लेकिन उसने पूछा कितने बन सकते हैं जिसमें 1 2 होना जरूरी है बस। मैं वो तो ऑब्वियसली सारे आंसर पूछ रहे हैं ना, कोई बनेगा या नहीं बनेगा वो ये नहीं पूछ रहा। अगर वो पूछता कि क्या कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है विच कंटेन 1 2, तो ऑब्वियसली फिर आप ये वाला आंसर कह सकते थे बिना कैलकुलेशन के। बट वो पूछ रहा है कितने रिलेशन बन सकते हैं जो इक्विवेलेंस हो जाए और उसमें 1 2 होना जरूरी है, तो 1 2 होना जरूरी है, ओके तो रिफ्लेक्स के लिए 3 होने जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए तो ये 5 एलिमेंट मिनिमम आपके सेट में होंगे। अब अगर ये इक्विवेलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें एक एक एलिमेंट बढ़ाते रहो। और मैंने बताया कि एक के साथ मैंने डायरेक्टली 2 क्यों बढ़ाए, क्योंकि इक्विवेलेंस चाहिए तो सिमेट्रिक बढ़ाते। एग्जांपल 42 में आप देखेंगे तो जैसे ये लिखा होता है ना x, y बिलोंग टू R, तो ये कौन सा वाला नोटेशन है, x रिलेटेड टू y। यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ पे 2 नंबर होता, दूसरा नंबर होता है, लेकिन इसका एक नंबर ही ऐसा है, मतलब जो इसमें a है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स की क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसने देख सकते हैं आप a, जो सेट है a ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a जो है वो एक हिसाब से क्या चीज है, z प्लस क्रॉस z प्लस, जैसे a क्रॉस b होता है वैसे, मतलब इसके अंदर और कोऑर्डिनेट टाइप के होंगे और वो पॉजिटिव इंटीजर्स के होंगे। मुझे अब ये तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, तो रिफ्लेक्सिव में कैसे चेक करूंगा, एक नंबर पिक करूंगा मैं, एक नंबर, इसका एक नंबर भी ऐसे होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अब मुझे शो करना है ये नंबर इसी से रिलेटेड है, जैसे x रिलेटेड टू x बोलते थे। अब ये तो सिर्फ एक नोटेशन है कि a एलिमेंट b से रिलेटेड है। अब रिलेटेड होगा कब? जब ये कंसेप्ट होगा। क्या लिखा है ध्यान से देखें, मैं इसका नंबर डाल रहा हूं ताकि याद रहे, 1 2 3 4। क्या लिखा है? xv, मतलब फर्स्ट नंबर फोर्थ से प्रोडक्ट करेंगे, yu सेकंड को थर्ड से, तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको देखो ये लिख के दिखाता हूँ, टू शो xy रिलेटेड टू xy। तो अब मुझे यहाँ पे कारण देना पड़ेगा क्यों रिलेटेड है। तो xy फर्स्ट फोर्थ बोला था मैंने, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, भूल जाओ तो xy इक्वल टू yx होता है, बिकॉज रीजन xy आर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव होते तो भी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो xy इक्वल टू yx है, देयरफॉर वी कैन से x कॉमा y रिलेटेड टू x कॉमा y है, r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आपको दो नंबर लेने पड़ेंगे, x रिलेटेड टू y। आप सिंबल तो कुछ भी लिख सकते हैं, सिंबल पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ABCD भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये लेट कर लिया हमने, अगर रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला नंबर चौथा नंबर सेकंड एंड थर्ड दे आर इक्वल। अब यहाँ के बाद क्या करना है, बिल्कुल माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन अपने आप होगा। कैसे? आप ये सोच के चलिए कि मुझे चाहिए क्या, आखिर में मुझे चाहिए u कॉमा v रिलेटेड टू x कॉमा y होगा कि नहीं होगा, तभी मैं सिमेट्रिक बोलूंगा। क्वेश्चन देख के हिंट मिल रहा है, उसने इक्विवेलेंस रिलेशन बोला है, तो आर इज सिमेट्रिक तो मैं कह पाऊंगा। बट क्या करना होगा मुझे, इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट नंबर फोर्थ नंबर, मैंने नंबरिंग जानबूझ के ऊपर लिख दी क्योंकि बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये चेक करना है। तो क्या ऊपर वाली स्टेप से ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। पहले मैं इसको लिखूंगा yu और xv, साइड चेंज, और इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा, किस रीजन से, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। क्योंकि ये x y u v इंटीजर्स हैं, तो y इंटू यू लिखो या u इंटू वाई एक ही बात है। तो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन लिख सकते हैं। लास्ट वाली फीलिंग आप देख ही रहे हैं, वो ऑलरेडी हो रखी है ना। ट्रांजिटिव, तो लेट मैं ABCD का यूज कर लेता हूं क्योंकि सिंबल्स में प्रॉब्लम रहेगी। AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF। ओके, अब यहां से इसके फर्स्ट नंबर फोर्थ नंबर सेकंड थर्ड CFDE। अब यहां से करना क्या है, नहीं समझ आ रहा भाई हमें, तो हमें क्या करना है कि A कॉमा B रिलेटेड टू E कॉमा F है या नहीं, ये चेक करना है। शो का केस है तो हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट नंबर फोर्थ नंबर और बीच में BE, तो ऐसा लाना है। तो कैसे लाएंगे हम ऐसा, तो मुझे A और F चाहिए, मतलब मुझे मिडिल टर्म एक गायब करनी है ना। तो यहां से मैं A बाई जो जो चाहिए वो सिंबल देख लो आप, A बाई बी की वैल्यू निकाल लो आप चाहो तो, A बाई बी, तो C बाई डी आ जाएगी, और यहाँ पे भी C बाई डी आ सकती है वैल्यू, किसकी, E बाई एफ की। तो C बाई डी दोनों तरफ है, इक्वेट कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो हमें चाहिए नीचे लिखा हुआ। तो दिस सेज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये मैं कई बार कह चुका हूं कि स्टार्टिंग की हेडिंग आनी चाहिए आपको एक दो लाइन की,
उसके बाद क्या करना है नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हर क्वेश्चन का मेथड अलग होता है, स्टेप्स अलग होते हैं, तो पता नहीं क्या है। तो आप लास्ट में वो जरूर लिख लें जो आपको चाहिए। जब वो आंसर देखेंगे ना, ये वाली लाइन आप देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है। ओके, पूछना है इसमें कोई स्टेप तो बताओ। ठीक, ठीक है, ओके, नहीं पूछना